यह वह समय था जब एक लुटेरे ने सोचा कि हिंदुस्तान उसकी मुट्ठी में है। तब एक पत्थर का किला उसकी सल्तनत की नींव हिला गया। हर रात उस किले की चुप्पी में रखवालों की आत्मा और भी ज्यादा मजबूत होती गई। यह वही जगह थी जहां धैर्य हथियार बन गया और डर ने धर्म बदल लिया, जहां अहंकार 7 साल तक दीवारों से टकराता रहा और हर सुबह जवाब कुछ नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। 1671 में पेशवा मोरोपंत पिंगले ने नासिक के उत्तर पश्चिम स्थित रमसेज किला मुगलों से जीत लिया था। यह समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना राज्य पश्चिमी घाट तक बढ़ा रहे थे। रमसेज किला भौगोलिक नजरिए से खास था। ऊंचाई पर स्थापित होने के बावजूद चारों ओर घने जंगल न होने से यह किला फौजी गतिविधियों के लिए खुला इलाका प्रदान करता था। इसी खुले मैदान की वजह से नासिक से औरंगाबाद के बीच यह किला संपर्क और रसद के लिए बहुत अहम बन गया। इसके बाद लगभग 1 दशक तक रमसेज किला मराठा प्रशासन के अधीन शांत रहा। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने राज्य की कमान संभाली और अपने पिता की नीति के अनुसार हर किले में लंबे समय की रक्षा सामग्री सुनिश्चित की। इसी वक्त उत्तर भारत में औरंगजेब की हुकूमत अपने चरम पर थी। दिल्ली से उसने दक्षिण की ओर एक बड़ा अभियान शुरू किया, क्योंकि उसे लगता था कि मराठा राज्य अब कमजोर हो चुका है और इसे पूरी तरह दबाने का यह सही वक्त होगा। उसने तोपखाने, घुड़सवार दल और रसद संगठन को दक्षिण भेजने का निर्णय लिया और औरंगाबाद के पास शाही शिविर लगाया, जो आगे चलकर उसके अभियान का मुख्यालय बना। रणनीतिक रूप से उसने पहला लक्ष्य एक ऐसा किला चुना जहां से तेज विजय की घोषणा की जा सके, और उसकी नजर रमसेज पर पड़ी। औरंगजेब को यकीन था कि इस किले की जीत से उसकी फौज का हौसला बढ़ेगा और मराठा राज को मनोवैज्ञानिक झटका मिलेगा। उस वक्त किले की कमान सूर्याजी जेधे के पास थी, जो तजुर्बेकार किलेदार माने जाते थे। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के हुक्म से करीब 600 सिपाही तैनात किए और खाना, पानी और बारूद की व्यवस्था पक्की की। रात दिन मशालों से निगरानी रखने के लिए चौकियां लगाई गईं। अप्रैल 1682 में औरंगजेब ने अपने तजुर्बेकार सेनापति शहाबुद्दीन खान को 40,000 सिपाहियों, तोपखाने और घुड़सवार दस्ते के साथ भेजा। हुक्म दिया गया कि रमसेज किला कुछ ही घंटों में जीत लिया जाए। शहाबुद्दीन खान ने शपथ ली कि किला एक दिन में उसके कब्जे में होगा। रमसेज के अंदर यह सूचना पहुंच चुकी थी। सूर्याजी जेधे ने गश्त बढ़ाई, हर रास्ते पर रक्षाबंध मजबूत किए और चौकीदार दस्ते को दोगुना किया। तादाद में कम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद था। उधर शहाबुद्दीन खान ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल फौज को पूरा यकीन था कि यह घेरा कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास कुछ और लिखने वाला था। रमसेज के चारों ओर नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं और पहाड़ियों पर मुगल झंडे लहरा रहे थे, मगर किले के भीतर मराठा सिपाही खामोश थे। न कोई घबराहट, न कोई फालतू हरकत। सूर्याजी जेधे ने स्वयं भोजन भंडार की जांच की और प्रत्येक मचान पर यह निर्देश दोहराया कि पहला गोला चलने से पहले कोई भी सैनिक प्रतिक्रिया न दे। मराठा नीति थी कि दुश्मन की पहली आग के बाद ही जवाबी कार्रवाई हो, ताकि बारूद बेकार न जाए। दोपहर होते होते मुगल तोपें तैयार हो गईं। पहला गोला दक्षिणी दीवार से टकराया और धूल धुएं का गुबार उठा। शहाबुद्दीन खान ने हुक्म दिया कि तोपखाना लगातार आग बरसाता रहे, जब तक किले की दीवार पूरी तरह टूट न जाए। कई घंटे तक गोलाबारी चलती रही। नीचे खड़ी फौज को लगा कि दीवार अब गिरने वाली है, लेकिन भीतर सूर्याजी जेधे की चाल शुरू हो चुकी थी। उन्होंने दीवार के पीछे मिट्टी पत्थर की बोरियां लगवाकर झटके का असर घटाया। रात ढलते ही मशालें बुझा दी गईं और मराठा सिपाही टूटे हिस्से पर मरम्मत में जुट गए। सुबह तक वह जगह फिर से मजबूत खड़ी थी। जब मुगल फौज ने उम्मीद की कि दीवार गिर चुकी होगी, तो आश्चर्य से देखा कि किला जस का तस है। कई सिपाहियों ने कहा, मराठे कोई जादू जानते हैं। यह मंजर शहाबुद्दीन खान के लिए मायूसी से भरा था। उसने औरंगजेब को पैगाम भेजा, मगर जवाब मिला कि नाकामी मंजूर नहीं की जाएगी, तुरंत जीत हासिल करनी ही होगी। अब दबाव और बढ़ गया। अगले दिन शहाबुद्दीन खान ने हुक्म दिया कि तोपखाना फिर से तैयार किया जाए और इस बार दीवारों पर सीधा हमला किया जाए।
दक्षिणी दीवार पर लगातार वार हो रहे थे। नीचे ढालों के पीछे बढ़ते सिपाही, ऊपर से मराठों के पत्थर, जलती घास के गट्ठर और उबलता तेल। पूरा इलाका धुएं और चीखों से भर गया। किले में बड़ी तोपें नहीं थीं, लेकिन मराठा सिपाहियों ने अपने पुराने हथियारों से ऐसी रोक दीवार बनाई कि पहला मुगल धक्का थम गया। सूर्याजी जेधे ने टुकड़ियां बांटी, एक बचाव के लिए, दूसरी दीवार को मजबूत करने के लिए। शाम तक एक दरार दिखने लगी और शहाबुद्दीन खान को यकीन हुआ कि अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन रात फिर मराठों की थी। मशालें बुझाई गईं और सिपाही पत्थर मिट्टी लेकर दरार भरने लगे। बाहर लकड़ी मिट्टी की परत डाल दी गई ताकि हमला रुक सके। भोर तक दीवार फिर से चट्टान जैसी बन गई। सुबह शहाबुद्दीन खान ने देखा, कल जहां दरार थी वहां अब निशान तक नहीं। उसने मायूस होकर कहा कि यह किला पत्थर का नहीं, जैसे किसी जादू से बना हो। डर और वहम उसकी फौज में फैलने लगा। कई सिपाहियों ने सोचना शुरू कर दिया कि मराठों के पास जरूर कोई अलौकिक ताकत है, क्योंकि मुगल सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि दीवार इतनी जल्दी फिर से खड़ी हो जा रही है। रात भर किलेदारों के नगाड़े गूंजते रहे ताकि दुश्मन नींद न ले सके। सूर्याजी जेधे ने इसी डर को हथियार बना लिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के मन में खौफ डालना ही असली जीत है। उन्होंने हुक्म दिया कि पहाड़ियों की ढलानों पर मशालें जलती रहें ताकि लगे कि किले में हजारों सिपाही हैं। उधर शहाबुद्दीन खान ने ऊंचाई से हमला करने के लिए लकड़ी का बड़ा मंच बनवाने का हुक्म दिया। कई दिन तैयारी चली, मगर मराठे हर रात दीवार पर नए पत्थर जोड़ते रहे। धीरे धीरे मुगल रसद घटने लगी, तोपों की मार धीमी हुई और सिपाहियों का हौसला गिरने लगा। इसके बाद औरंगजेब के हुक्म के साथ शहाबुद्दीन खान को ज्यादा तोपखाना और सामान भेजा गया। पहला पड़ाव मुगल पक्ष के यकीन को हिला चुका था। वहीं किले के अंदर सूर्याजी जेधे भी एक बड़ी मुश्किल में थे। उनके पास भंडार तो काफी था, पर भारी तोपें नहीं थीं। दीवार के बाहर दूर की गोलाबारी का असर घटाने के लिए उन्होंने संसाधनों का नयापन दिखाना शुरू किया। किले में मौजूद जानवरों की खालें, मोटे लकड़ी के तने और लोहे के छल्ले जमा किए गए। रातों में मशालों की रोशनी धीमी रखकर सिपाहियों ने लकड़ी साफ की, तनों पर खाल चढ़ाई और लोहे से बांध लगाए, और इसके नतीजे में हल्की लेकिन बारूद की ताकत के मुताबिक चलने वाली लकड़ी की तोपें तैयार हुईं। पहली बार जब इन तोपों ने गोला छोड़ा तो असर कम नहीं रहा। गोले सीधे मुगल रसद शिविरों तक पहुंचे। रसद जमा करने वाले हिस्सों में लगी आग ने मुगल इंतजाम को हिला दिया। शहाबुद्दीन खान पहले यकीन में नहीं था कि किले में तोपें हैं, मगर धुएं और शोर ने उसका शक मिटा दिया। मराठों ने इन लकड़ी की तोपों का इस्तेमाल सिर्फ निशाना लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि डर पैदा करने के लिए भी किया। वे रोज सुबह कुछ गोले दागते ताकि दुश्मन के डेरों में आग और अफरा तफरी बनी रहे। रात को तोपों को ढक कर रखा जाता ताकि जासूस यह न समझ सके कि ये लोहे की नहीं, लकड़ी की मशीनें हैं। शहाबुद्दीन खान की कई चालें नाकाम रहीं। महीनों तक चले इस घेराव में मुगल रसद झटपट घटने लगी। सैनिकों का मनोबल गिरा और रिपोर्टों में बार बार यह बात उभरती रही कि रमसेज का दृढ़ निश्चय अपेक्षा से बड़ा है। अंत में 1683 की शुरुआत में जब शहाबुद्दीन खान ने वापसी की तैयारी दिखाई तो औरंगजेब का सब्र टूट गया। उसने बहादुर खान कोकलताश को बुलाया और उसे 40,000 फौज के साथ नया हुक्म दिया कि यह किला किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। बहादुर खान कोकलताश दक्षिणी अभियान में अनुभवी था। उसने देखा कि सीधे दबाव से नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए उसने रणनीति बदली। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। मुख्य दस्ते को सामने, एक निगरानी दस्ते को उत्तर की तरफ और एक छोटे दस्ते को जो ऊंची चट्टानों से पीछे से वार करेगा। रमसेज के दूसरे चरण में मुगल फौज ने रमसेज को फिर से घेर लिया। मुगल डेरों में नया जोश था, मगर किले के अंदर सूर्याजी जेधे पहले से भी ज्यादा चौकन्ने थे। उन्होंने हर पहरेदार को निर्देश दिया कि इस बार शत्रु सीधा आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि किसी गुप्त मार्ग से प्रवेश का प्रयास करेगा। कुछ ही दिनों में बहादुर खान ने अपनी चाल चली। रात में उसने 200 तजुर्बेकार सिपाही चुने, जो रस्सियों के सहारे पीछे की खड़ी चट्टानों से ऊपर चढ़कर दीवार तक पहुंचेंगे। योजना थी कि ऊपर पहुंचते ही ये सैनिक भीतर से द्वार खोल देंगे और नीचे की सेना एक साथ धावा बोलेगी। यह योजना साहसी तो थी, पर अत्यधिक जोखिम भरी भी। सिपाही धीरे धीरे रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगे, मगर सूर्याजी जेधे को पहले ही इस चाल का अंदाजा हो चुका था।
उन्होंने कहा कि पहले उन्हें ऊपर आने दिया जाए, फिर नीचे जाकर देखा जाएगा कि असली लड़ाई कैसी होती है। घंटों बाद जब सिपाही लगभग ऊपर पहुंच गए, तभी मराठा पहरेदारों ने रस्सियां एक साथ काट दी। पल भर में 200 मुगल सिपाही गहरी घाटी में जा गिरे। सुबह जब सूरज निकला, घाटी में बिखरे लाशों ने पूरे मुगल डेरों को हिला दिया। बहादुर खान कोकलताश हैरान रह गया। उसकी सबसे चुनी हुई टुकड़ी एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। अब उसे एहसास हुआ कि रमसेज की हिफाजत सिर्फ हिम्मत पर नहीं बल्कि अक्ल पर भी टिकी है। उसने नया मंसूबा बनाया कि अब सीधा हमला नहीं किया जाएगा बल्कि घेराबंदी की जाएगी। उसका हुक्म था कि किले की हर सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। अगले कुछ हफ्तों में मुगल सिपाहियों ने आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और हर रास्ते पर चौकीदार तैनात कर दिए। किले के अंदर हालात मुश्किल होते गए। पानी के स्रोत कम हो गए, भोजन सीमित था और राशन आधा कर दिया गया। सूर्याजी जेधे ने सिपाहियों का हौसला बनाए रखने के लिए हर सुबह दीवारों पर झंडे फहराए ताकि दुश्मन को लगे कि किले में अभी भी काफी फौज है। इसी बीच यह खबर रायगढ़ पहुंची। छत्रपति संभाजी महाराज को बताया गया कि रमसेज खाना और पानी की तंगी झेल रहा है। उन्होंने फौरन अपने 2 भरोसेमंद सरदार रूपाजी भोसले और माणाजी मोरे को बुलाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि रमसेज सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मराठा इज्जत की दीवार है और जब तक उसका झंडा गिरा नहीं, स्वराज जिंदा रहेगा। उन्होंने हुक्म दिया कि 8000 सिपाहियों की टुकड़ी रसद लेकर चुपचाप रमसेज पहुंचे। रूपाजी भोसले को कमान दी गई और माणाजी मोरे को रसद की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया। यह सेना गणेशगांव की दिशा से रवाना हुई, जो रमसेज से कुछ कोस दूर था। उधर बहादुर खान कोकलताश को भी खबर मिल चुकी थी। उसने अपने अफसरों से कहा कि मराठों को किले तक पहुंचने से पहले ही रोकना जरूरी है। रमसेज और गणेशगांव के बीच की घाटियों में घातक दल बिठा दिए गए। ऊंचाइयों पर तोपें और नीचे तीरंदाज तैनात थे। अब मैदान तैयार था। एक तरफ मुगल फौज किले को भूखा मारने पर अड़ी थी और दूसरी तरफ मराठा फौज अपने साथियों को बचाने के लिए बढ़ रही थी। अब इस संघर्ष का केंद्र केवल किला नहीं बल्कि गणेशगांव की घाटी बनने वाली थी। इधर किले में सिपाही आधा खाना खाकर दोगुनी चौकसी में लगे रहते। रात के सन्नाटे में मुगल डेरों से आवाजें गूंजती, समर्पण की धमकी दी जाती और कहा जाता कि भूख ही आखिरकार मराठों को मिटा देगी। मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। हर चौकीदार को यकीन था कि उनका राजा उन्हें भूला नहीं है। उधर पहाड़ियों के पार रूपाजी भोसले और माणाजी मोरे की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। वे तंग रास्तों से गुजरते हुए सिर्फ रात में कूच करते ताकि दुश्मन को भनक न लगे। सीमित खाना और थकान के बावजूद उनका मकसद साफ था, रमसेज तक पहुंचना। गणेशगांव के पास पहुंचते ही जासूसों ने खबर दी कि मुगल फौज पहले से घाटियों में तैनात है। वहीं किले में सिपाही दीवारों से नीचे झांकते और दूर नगाड़ों की धीमी गूंज सुनते, जिसे वे मदद का इशारा मानते। इस बीच बहादुर खान को मालूम था कि रसद लाने वाली टुकड़ी को किसी भी हालत में रोकना होगा और इसी वजह से उसने अपने सबसे तजुर्बेकार घुड़सवारों को गणेशगांव भेजा था। रात के अंधेरे में मराठा फौज धीरे धीरे घाटी में उतरी। रूपाजी भोसले ने हुक्म दिया कि जब तक दुश्मन नजर न आए तब तक घोड़े कदमों पर हल्के चले। तभी ढलानों से तोपें गरज उठीं। पहले ही गोले ने अगली पंक्ति को तोड़ दिया। माणाजी मोरे ने फौरन पलटवार का हुक्म दिया। मराठा घुड़सवार तेजी से ऊंचाई की तरफ बढ़े और तीरंदाजों पर टूट पड़े। घाटी में धूल, धुआं और बारूद भर गया। रूपाजी भोसले खुद अगली पंक्ति में लड़े। एक गोला पास में फटा। वे जख्मी हुए मगर घोड़े से उतरे नहीं। तंग घाटी दोनों फौजों के लिए तकलीफ की जगह बन चुकी थी। ऊपर से मुगल तोपखाना लगातार आग बरसा रहा था और नीचे मराठा सिपाही ढालों के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहादुर खान कोकलताश ऊंचाई से जंग देख रहा था। उसे लगा कि मराठे पीछे हटेंगे, मगर माणाजी मोरे ने चाल पलट दी। उन्होंने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक सीधा मुगल तोपखाने की तरफ गया और दूसरा रसद गाड़ियों की हिफाजत में लग गया। इस रणनीति से मुगल सैनिकों में अस्थायी भ्रम फैल गया। कई घंटे तक टकराव चलता रहा। रूपाजी भोसले जख्मी होने के बावजूद आगे डटे रहे। उन्होंने कमर पर पट्टा बांधकर जख्म को कसा और फिर से तलवार उठाई। सूरज ढलते ही लड़ाई थम गई। घाटी में सैकड़ों लाशें बिखरी थीं। मुगल तरफ के करीब 700 सिपाही और 500 घोड़े मारे गए।
बहादुर खान कोकलताश हैरान था कि उसकी बड़ी फौज मराठा टुकड़ी को रोकने में नाकाम रही। हालांकि रूपाजी भोसले की सेना रमसेज तक नहीं पहुंच पाई, फिर भी उन्होंने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन एक दिन खराब मौसम के कारण बहादुर खान ने अपने घेरे में कमजोरी दिखा दी, जिससे रूपाजी भोसले और माणाजी मोरे को किले में 6 महीने तक पर्याप्त रसद पहुंचाने में मदद मिली। माणाजी मोरे ने अपनी फौज को सुरक्षित निकालकर पास की पहाड़ी पर अस्थायी डेरा डाला। रूपाजी भोसले को घोड़े से उतारकर 4 सिपाहियों ने वहां पहुंचाया। मरहम पट्टी का कोई इंतजाम नहीं था। सिपाहियों ने जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज किया। कई हफ्ते गुजर गए। रमसेज अब भी घेरे में था। बहादुर खान कोकलताश को लगने लगा कि मराठे थक चुके होंगे, मगर वह यह देखकर हैरान रह गया कि रोज की तोपबारी के बावजूद किला जस का तस खड़ा है। लंबे घेरे से सिपाही अंधविश्वास की तरफ झुकने लगे। अब यह बात फैल चुकी थी कि किले में कोई अलौकिक ताकत है जो मराठों की हिफाजत कर रही है। इसी अंधविश्वास ने बहादुर खान कोकलताश को नई चाल सुझाई। उसने कहा कि अगर किले की हिफाजत किसी ताकत से की जा रही है तो उसे हराने के लिए मंत्रिक की जरूरत होगी। दरबार से कई मौलवी बुलाए गए, पर आखिर में एक अनजान आदमी को मंत्रिक बताया गया। वह दावा करता था कि किले के देवता को अपने काबू में कर सकता है। उसे खास हिफाजत के साथ किले के पास भेजा गया, लेकिन हकीकत अलग थी। यह कहलाने वाला मंत्रिक दरअसल मराठा जासूस था। उसने खुद को ऐसी चालाकी से पेश किया कि मुगल डेरों को पूरा यकीन हो गया। सूर्याजी जेधे को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी और उन्होंने ठान लिया कि अब मुगलों के अंधविश्वास को उन्हीं पर पलटा जाएगा। रात में मंत्रिक किले के करीब पहुंचा और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसने ऐलान किया कि किला अब उसके काबू में आने वाला है, लेकिन इसके लिए मुगल सिपाहियों को रात में उसके साथ एक खास रस्म के लिए किले के दरवाजे तक आना होगा। बहादुर खान कोकलताश ने हुक्म दिया कि अगली रात सारे सिपाही मंत्रिक के पीछे चलें। रात के तीसरे पहर रस्म शुरू हुई। जैसे ही मुगल दस्ता दीवार के पास पहुंचा, सूर्याजी जेधे ने अंदर से इशारा किया। पत्थरों, जलती घास के गट्ठरों और उबलते तेल की बारिश शुरू हो गई। घाटी की अंधेरी हवा में अचानक आग भड़क उठी। घबराई मुगल फौज भागने लगी और पीछे से मराठा घुड़सवारों ने हमला कर दिया। मंत्रिक ने सीटी बजाई, जो दरअसल मराठा घात का इशारा था। मुगल सिपाहियों को समझ नहीं आया कि हमला किस तरफ से हो रहा है। जो दस्ता मंत्रिक के साथ था वह लगभग पूरी तरह मारा गया। इस अचानक हमले से घबराकर बहादुर खान ने उस मंच को जलाने का हुक्म दिया जिसे उसने पिछले हमले के लिए तैयार करवाया था। रात खत्म होने तक घाटी में सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थीं और मराठा सिपाही फिर से किले के अंदर लौट चुके थे। इस वाक्य ने मुगल फौज का हौसला तोड़ दिया। जो अंधविश्वास उनके लिए हिम्मत का सहारा बना था, वही उनकी हार की वजह बन गया। बहादुर खान ने औरंगाबाद को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किला न सिर्फ मजबूत है, बल्कि उसके रखवाले असाधारण अक्ल और तरकीब से काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद उसने अपना डेरा समेटा और पीछे लौट गया। रमसेज की यह दूसरी घेराबंदी भी मराठों की चतुराई से समाप्त हुई। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर का नहीं था, क्योंकि औरंगजेब अब किसी और भी सख्त सेनापति को भेजने की तैयारी कर रहा था। उसने काबुल से अपने भरोसेमंद अफसर कासिम खान किरमानी को बुलाया। उसे हुक्म दिया गया कि वह 36,500 सिपाहियों की फौज लेकर रमसेज पहुंचे और जब तक किले की हर दीवार मलबे में न बदल जाए तब तक घेरा न छोड़े। 1683 के अंत तक कासिम खान का विशाल अभियान रमसेज के मैदान में उतर चुका था। औरंगजेब ने इस मुहिम के लिए खास रकम जारी की थी। रमसेज किला अब तीसरी बार गिरने जा रहा था। मराठा इंतजाम के तहत सूर्याजी जेधे को दूसरे किले पर भेजा गया ताकि लंबे घेरे से होने वाली थकावट से वह बचे रहे। नई मराठा टुकड़ी के पहुंचते ही किले में फिर से व्यवस्था कायम हो गई। बाहर मैदान में कासिम खान किरमानी ने अपनी बड़ी फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया। चारों दिशाओं में मिट्टी की खाइयां खोदकर वह चाहता था कि कोई भी मदद किले तक न पहुंचे। उसकी तरकीब साफ थी, तेज हमला नहीं, बल्कि लंबे दबाव से थकाना। शुरुआती हफ्तों में मुगल तोपखाना दिन रात गरजता रहा। धूल और धुआं रमसेज की दीवारों को ढक लेता, मगर अंदर मराठा सिपाही बगैर डगमगाए दीवारें संभालते और दरारें भरते।
मुगल फौज ने खाई पार ऊंचे मंचों पर भारी तोपें रखीं ताकि गोले सीधे दीवारों को चीर सकें। हर सुबह सूरज के साथ तोपबारी शुरू होती और शाम तक चलती रहती। छत्रपति संभाजी महाराज रमसेज की घेरेबंदी पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने आसपास के किलों को हुक्म दिया कि हर रात रमसेज की तरफ मशालें जलाएं ताकि अंदर के सिपाहियों को लगे कि मदद पास है। यह मनोवैज्ञानिक समर्थन किले के मनोबल के लिए अमूल्य सिद्ध हुआ। मुगल फौज के लिए रमसेज अब एक खत्म न होने वाली मुहिम बन गया था। हर महीने नई रसद और सिपाही भेजने पड़ते। 1684 की शुरुआत तक रमसेज की यह घेरेबंदी दक्षिण की जंग का सबसे लंबा पड़ाव बन चुकी थी। मुगल डेरों में बीमारियां फैलने लगीं। मलेरिया, दस्त और इन्फेक्शन से सैकड़ों सिपाही मारे गए। कासिम खान ने हुक्म दिया कि हर महीने नई टुकड़ी भेजी जाए ताकि थके हुए सिपाहियों को बदला जा सके। मगर लंबे वक्त तक चलने वाली इस मुहिम का बोझ उसकी फौज पर भारी पड़ने लगा। किले के अंदर भी हालात मुश्किल थे। बारूद और अनाज सीमित था। नई टुकड़ी ने सूर्याजी जेधे की नीति को जारी रखा। दिन में मरम्मत, रात में पहरा। छत्रपति संभाजी महाराज को भेजे पैगामों में लिखा गया, किला थका नहीं है, पर अब रसद की जरूरत है। इससे स्पष्ट था कि मराठों के लिए यह युद्ध अब केवल भूमि का नहीं, सहन शक्ति का बन चुका था। कासिम खान ने औरंगजेब को लिखा, किला गिराने में समय लगेगा, पर यह युद्ध अब शरीर से नहीं, मन से लड़ा जा रहा है। उसने घेरे को और मजबूत किया, खाई और गहरी करवाई और ऊंचाइयों पर नई तोपें लगवाईं। 1685 तक रमसेज के लंबे घेरे के दौरान मराठा राज ने नई तरकीब अपनाई। किले के बाहर छोटे छोटे दस्ते रखे गए जो रात में मुगल रसद रास्तों पर धावा बोलते थे। वे मुगल डेरों के पास जाकर रसद गाड़ियों पर हमला करते, अनाज और बारूद लूटकर पास के किलों में पहुंचाते। इससे कासिम खान की रसद व्यवस्था बार बार बाधित हुई और मुगल शिविरों में असंतोष फैलने लगा। इससे परेशान होकर कासिम खान ने चारों तरफ के पहाड़ी रास्तों को पत्थरों से बंद करवाया और तोपों का रुख ऐसे मोड़ दिया कि हर दिन दीवारों पर दबाव बना रहे। लेकिन महीनों की लगातार कोशिशों के बावजूद रमसेज झुका नहीं। 1686 में मुगल अफसरों में बदलाव किया गया। कुछ पुराने अफसरों को हटाकर नए अफसर लाए गए ताकि फौज में नया जोश भर सके। 1686 के बाद रमसेज का घेरा इतिहास की सबसे लंबी मुहिम बन चुका था। 7 बरस से कासिम खान की फौज किले के चारों तरफ डटी हुई थी। मुगल डेरों में धीरे धीरे नाराजगी फैलने लगी। कई सिपाही इस जंग को अभिशाप कहने लगे। कुछ अफसर बिना इजाजत के औरंगाबाद लौट गए। रोज की तोपबारी, बीमारियां और थकान ने फौज की ताकत घटा दी। फिर भी कासिम खान डटा रहा क्योंकि उसे औरंगजेब से बराबर नई मदद मिल जाती थी। मराठों ने अपनी तरकीब फिर बदली। उन्होंने अचानक हमलों से मुगल सिपाहियों की नींद तोड़ दी। डेरों में खौफ फैल गया। कभी कभी मराठा योद्धा मुगल तोपखाने में धूल या राख फेंक आते ताकि बारूद गीला हो जाए। इस तरह की छोटी चालें भी घेरे को और लंबा करती जा रही थीं। 1688 की शुरुआत तक किले के अंदर सब्र ही सबसे बड़ी दौलत रह गया था। सिपाही एक एक रोटी पर दिन काटते, पर किसी ने हार मानने की बात न की। उधर कासिम खान किरमानी ने औरंगजेब को रिपोर्ट भेजी, किला अब कमजोर है, अंतिम आक्रमण की तैयारी की जाए। औरंगजेब ने हुक्म दिया, रमसेज अब हर हाल में गिरना चाहिए। इस निर्देश के साथ रमसेज की लड़ाई अपने निर्णायक और अंतिम अध्याय में प्रवेश करने जा रही थी। किले के भीतर यह खबर पहुंच चुकी थी कि मुगल फौज अंतिम तैयारी में जुटी है। 7 वर्षों की निरंतर लड़ाई ने हर सैनिक को थका दिया था, पर उनका उत्तर वही था, अगर दीवारें गिरेंगी तो हमारे शरीर पहले गिरेंगे। किले के भीतर मराठा सिपाहियों की संख्या बहुत कम रह गई थी। अब कमान रूपाजी भोसले के हाथों में थी, माणाजी मोरे उनके साथ थे। पर अब हालात इतने गंभीर थे कि कुछ सिपाहियों को जीवित बचाने का जरिया जरूरी था। रूपाजी भोसले ने एक दिलेर योजना बनाई। किले के पश्चिमी भाग की खड़ी चट्टान से एक गुप्त रस्सी रास्ता तैयार किया जाए, जिससे कुछ सिपाही रात के अंधेरे में नीचे उतरकर सुरक्षित निकल सकें। यह भागना नहीं, बल्कि नीति थी कि यदि किला टूटे तो सिपाही जिंदा रहकर स्वराज की लड़ाई आगे बढ़ाए। पहली रात जब यह तरकीब आजमाई गई, हवा तेज थी और नीचे घना अंधेरा फैला था। 3 सिपाही रस्सी से उतरे, मगर फिसलकर गहरी खाई में गिर गए।
रूपाजी भोसले ने अगले दिन रस्सी को और मजबूत करने का हुक्म दिया। दूसरी रात कोशिश कामयाब हुई। एक एक कर 30 सिपाही रस्सी से नीचे उतरे और जंगलों की तरफ निकल गए। कासिम खान किरमानी को यह खबर नहीं थी कि मराठों का एक दस्ता बाहर निकल चुका है। वह सिर्फ अगले दिन के आखिरी हमले की तरकीब बना रहा था। उसने तोपखाने को हुक्म दिया कि भोर होते ही पूर्वी दीवार पर पूरी तोपबारी की जाए। भोर से पहले ही मुगल तोपें गरज उठीं, दीवारें कांपने लगीं, पत्थर बिखरने लगे। रूपाजी भोसले ने कहा, अगर दीवार गिरे तो उसी पर डटे रहना। कुछ ही घंटों में पश्चिमी हिस्सा ढह गया, लेकिन उसी वक्त बाहर निकल चुके मराठा दस्ते ने घाटियों में पहुंचकर यह खबर फैला दी कि रमसेज अब अपने आखिरी मुकाबले में है। अंदर सिर्फ 300 सिपाही बचे थे। कासिम खान किरमानी की फौज 3 तरफ से बढ़ी। तोपों की गरज और जंग के शंखों की आवाज ने घाटी को गूंजा दिया। रूपाजी भोसले ने अपनी टुकड़ी को 3 हिस्सों में बांटा, एक पूरबी दीवार पर, दूसरा मुख्य दरवाजे पर और तीसरा ऊपर से तोपबारी करने के लिए। कई घंटे तक किला मुकाबला करता रहा। जब पूरबी दीवार आखिर टूट गई, मुगल सिपाही अंदर घुस आए। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और मराठा दस्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कासिम खान किरमानी ने चारों तरफ से घेरा कस लिया, फिर भी कोई मराठा हथियार डालने को तैयार नहीं था। मंदिर के पास आखिरी भिड़ंत हुई, जहां रूपाजी भोसले जख्मी होकर भी तलवार थामे रहे। माणाजी मोरे वहीं उनके साथ लड़ते हुए घायल हो गए। कई घंटे चले इस भयंकर जंग के बाद रमसेज की दीवारें गिर पड़ी। मुगल झंडा बुर्ज पर लहराया गया। इस तरह 1688 में रमसेज का किला मुगलों के हाथ आया, लेकिन यह जीत सिर्फ दिखावे की थी, टिकाऊ नहीं, क्योंकि कासिम खान की फौज इतनी थक चुकी थी कि आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। औरंगजेब ने इसे कामयाबी कहा, मगर तारीख ने इसे मराठा सब्र की अमर कहानी माना। 7 बरस तक टिके उस किले की जिसकी दीवारों से ज्यादा मजबूत उसके रखवाले थे। जो सिपाही पहले से जख्मी थे, उन्होंने दीवारों की ओट लेकर तीर चलाए जब तक हाथों में ताकत रही। 30,000 से अधिक मुगल सैनिक चारों दिशाओं से किले में घुस चुके थे। मुगल फौज ने किले की हर इमारत की तलाशी ली। दीवारों से मराठा झंडे फाड़ दिए गए। जो सिपाही बचे वे छोटे छोटे दस्तों में बंटकर गुरिल्ला तरीके से लड़े। कोई मंदिर के आंगन में, कोई बुर्ज की ओट में। घाटी से देख रहे मुगल अफसर भी मान रहे थे कि किला भले गिर गया हो, लेकिन मराठों का हौसला अभी तक बुझा नहीं है। कासिम खान किरमानी खुद ऊपर पहुंचा और जीत का ऐलान किया, लेकिन यह जीत वैसी नहीं थी जैसी औरंगजेब चाहता था। 7 बरस तक चला यह घेरा मुगल फौज के लिए थकावट, बीमारी और भारी नुकसान की निशानी बन गया था। जब यह समाचार छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, रमसेज ने दिखा दिया कि किला गिर सकता है, पर स्वराज्य की आत्मा नहीं। जो किला औरंगजेब को कुछ हफ्तों में जीतना था, उसने सालों का वक्त, बेहिसाब दौलत और हजारों सिपाहियों की जान ले ली। इतिहासकारों ने बाद में लिखा कि रमसेज की यह 7 वर्षीय घेराबंदी मुगल साम्राज्य की दक्षिण नीति के पतन की शुरुआत थी। यही वो लम्हा था जब औरंगजेब को समझ आया कि मराठों के खिलाफ कोई भी जंग जल्दी खत्म नहीं हो सकती। कासिम खान किरमानी के बाद भेजे गए अफसर इस इलाके में टिक न सके। मराठा दस्तों ने कुछ ही महीनों में आसपास की चौकियां फिर अपने कब्जे में ले ली। किला मुगलों के पास रहा, लेकिन चारों तरफ का इलाका दोबारा मराठों के अधीन चला गया। यह बताता है कि रमसेज की यह जीत बस नाम की थी, असली काबू मराठों का ही रहा। आखिरकार तारीख ने रमसेज की जीत को सिर्फ दिखावे की कामयाबी और असली हार करार दिया। औरंगजेब ने जिसे आसान जीत कहा था, वो 7 बरस की सजा बन गई और 600 सैनिकों की दीवार ने उस साम्राज्य की नब्ज काट दी जिसकी ताकत हजारों बंदिशों में गिनी जाती थी, और मराठों ने समय को ही बंदी बना दिया। और अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो आपको राजा पृथु की विजय को जानना चाहिए, संताजी घोरपड़े के युद्धों को महसूस करना चाहिए और छत्रपति राजाराम के पलायन को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।